नमस्कार। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज तो राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे दिया है कि पूरा देश सोचने को मजबूर है। उन्होंने कहा चाहे मुझे जहर पीना पड़ जाए, सर कटवाना पड़ जाए, लेकिन मोदी को हटाकर ही दम लूंगा। और साथ में उन्होंने जो 9 मिनट का वीडियो आया उनका सामने, उस वीडियो को जिसने सुना, वो चाहे सत्ताधारी दल का हो या फिर इंडिया गठबंधन का, हिल सब गए हैं। और ताज्जुब सर इस बात का रहा कि ये वीडियो 8 तारीख का है और राहुल जी ने डाला तब सामने आया। किसी का हिम्मत नहीं पड़ी जो ये वीडियो डाल दिया जाता, क्योंकि ये वीडियो सबसे पहले तो मोदी शाह के पास पहुंचा। उन्होंने कहा इसको बर्रैया के छत्ते में हाथ मत डालो, पहले ही इतनी उड़ी घूम रही हैं, हम उन्हीं से परेशान, उनके डंक जहां तहां चुभ रहे हैं। एक और अगर वीडियो वायरल ये कर दिया तो बड़ा आफत हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने अब सबको खुला चैलेंज दे दिया। और इस वीडियो में साफ बात एक और है सर, कि इस वीडियो का गवाह पहले है। पहले जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बात कह दी थी वो राहुल गांधी के लिए रामबाण साबित हो गई। अब राहुल गांधी का बयान जो है पुख्ता हो गया कि हाँ, राहुल गांधी ने कोई विरोध नहीं किया था, जिनने विरोध किया उनका भगवान ने विरोध कर दिया, अपनी अपनी राह खोज रहे हैं। लेकिन सर फिर वही बात कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हुई तो ममता बनर्जी पहले केजरीवाल से मिलकर तब बैठक में आई। तो सर सवाल तो होंगे कि अभी भी मन कहां है अटका, इतना बड़ा लग गया झटका, फिर भी है पटकी पटका। ये सवाल बना रहेगा। क्या है सर पूरा मामला? देखिए, राहुल गांधी का जो संदेश है वो असल में एक ऑडियो संदेश है। उसे सीधे राहुल गांधी चेहरे के साथ नहीं आए हैं उसमें, लेकिन वो उनकी आवाज में पूरा संदेश जारी हुआ है, अंग्रेजी में है। और उसे हिंदी में हमारे एक साथी पत्रकार सौरभ, उन्होंने भी जारी कर दिया है। बेहतर होता कि राहुल गांधी का ये संदेश हिंदी में होता या कांग्रेस पार्टी उसका हिंदी सबटाइटल उसमें देती तो बेहतर होता, लेकिन कोई बात नहीं, अब संदेश पूरे देश तक पहुंच गया है। तो ये संदेश देश तक पहुंचा, उससे पहले जरूरत थी इन क्षेत्रीय दलों तक पहुंचाने की। राहुल गांधी ने सबको आईने में उतार दिया। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने बारे में बात नहीं की, कांग्रेस के बारे में बात नहीं की, कांग्रेस के संघर्ष के बारे में बात नहीं की। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने आप को ये कहा कि मैं हर तरह का जहर पीने को तैयार हूं। वे शिव के उपासक हैं, हम जानते हैं। लोकसभा में भी उन्होंने एक बार भगवान शंकर के हवाले से कोई बात कही थी। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे जितना जहर देना चाहें दे दीजिए, मैं पी जाऊंगा। जितनी कांग्रेस की आलोचना करना चाहें कर लीजिए, खुशी खुशी कर लीजिए, लेकिन हमारी भूमिका बुनियादी तौर पर आप लोगों से अलग है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। देखिए, किन लोगों से बात कर रहे हैं? उन क्षेत्रीय दलों से बात कर रहे हैं जिनका इतिहास कांग्रेस के इतिहास के सामने तो इतना सा है। जितने लोग सामने बैठे थे, कितनी पुरानी पुरानी पार्टियां हैं। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि हमारा और आपका बुनियादी फर्क है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा, मैं ये बात अहंकार में नहीं कह रहा हूं, मैं इसको प्रेम से और जोड़ने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि हमारा अस्तित्व प्रतिरोध के आधार पर बना है। आजादी के आंदोलन में प्रतिरोध की इकाई बनी कांग्रेस, यानी विरोध का। और फिर इसके साथ उन्होंने आरएसएस की बात भी शुरू कर दी। उनके शब्दों में ही दोहरा देते हैं। उन्होंने कहा हम आरएसएस की सोच के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम मर जाएंगे, कांग्रेस पार्टी में मिट जाएंगे, लेकिन बीजेपी या आरएसएस के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे सिर कटाना पड़ेंगे, हमें हमारे सिर कटाना पड़ेंगे। मुझे पता है इस देश में लाखों लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो कहेंगे हमारे सिर काट दो, हम आरएसएस के सामने नहीं झुकेंगे।
देखिए, यहां पर ठहर कर समझ लीजिए जो बात हम लगातार रेखांकित कर रहे हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से अकेले नहीं लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। वे उसकी जो असली ताकत है, उसकी जो जमीन है, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उससे लड़ रहे हैं। क्योंकि वे जानते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को कमजोर करना है, इनसे मुकाबला करना है, इन्हें शिकस्त देनी है, तो पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चुनौती देना पड़ेगी। और ये चुनौती शुरू हो गई है शिव कुमार जी। हमारे दर्शक जान लें, हम साथ में उपकथाएं भी जोड़ते जाते हैं बातचीत में। तो छेपक कथा ये है कि राहुल गांधी ने यहां सहयोगी दलों की बैठक में जो कुछ कहा है, उसकी तैयारी प्रियंक खड़गे ने कर्नाटक में शुरू कर दी। गृह मंत्री बनने के 48 घंटे के भीतर उन्होंने कह दिया कि माननीय स्वयंसेवक को अपने एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करा के कागज दिखा दो। उन्होंने कहा कि इस देश में ठेले वालों तक का रजिस्ट्रेशन होता है। इस देश में हर शहर कस्बे में जो खोमचे वाले, ठेले वाले सड़कों पर, फुटपाथ पर लगाते हैं, नगर निगम, नगर पालिकाएं, उन तक का रजिस्ट्रेशन कर, रेडी पट्टी वालों का रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल रेडी पटरी वालों तक का रजिस्ट्रेशन होता है। ये शब्द प्रियंक खड़गे के हैं। उन्होंने कहा कागज दिखा दीजिए, दिक्कत क्या है, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जी सर, जब कागज सबसे मांगे जा रहे हैं तो आरएसएस इसी देश में तो रहती है। बिल्कुल, आरएसएस को कैसे छोड़ा जाएगा? जब सीएनआरसी का जिक्र हुआ तो लोगों को लगा मुसलमानों से मांगे जाएंगे। अब एसआईआर के जरिए सबसे मांगे जा रहे हैं। अब आज अमेठी में मैडम का ही वोट कट गया, स्मृति ईरानी का वोट कट गया, डीएम दौड़ा दौड़ा घूम रहा है कि वोट ही नहीं है। तो जो चीज आती है प्रकृति में सर, जब लौकी आती है तो लौकी सबको खानी पड़ती है, तोरई आती है तो सबको खानी पड़ती है। अब चूंकि माहौल बदल गया है तो कभी हैदराबाद की लौकी आ जाती है, तोरी आ जाती है, तो 12 मास मिलती रहती है। पहले वही सीजन होती थी कि जब होली आएगी तो नई लौकी तोरई आएगी, तब खाने को मिलती थी। अब इनको सबको खाना पड़ेगा। अब तो ये ऐसा सीजन आ गया है, पड़ेगा सर, सबका नंबर आएगा। लाइन सीधी रखो, कागज नहीं दिखाएंगे, अब कागज तो आपको भी दिखाने पड़ेंगे। तो हम इसको इसलिए सूत्र से जोड़ रहे थे कि राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में कहा कि हम आरएसएस और बीजेपी के सामने नहीं झुकेंगे, हमारे सिर काट दें आप। तो आरएसएस की लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। और ये अकेले प्रियंक खड़गे क्यों? हम तो राहुल गांधी से भी, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछना चाहते हैं कि जो कदम प्रियंक खड़गे ने उठाया है, वो क्या नाम है उनका, सुक्खू जी ने, वो कैसे सुखपूर्वक इतने दिनों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने क्यों नहीं तलब कर लिया रजिस्ट्रेशन आरएसएस से? तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने क्यों नहीं तलब कर लिया? और अब केरल में तलब कर लीजिए। कांग्रेस अगर सिर्फ अपने द्वारा शासित राज्यों में ही आरएसएस से पंजीयन प्रमाण पत्र मांग ले, उसका लेखा जोखा मांग ले, एनजीओ को भी अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है शिव कुमार। चार्टर्ड अकाउंटेंट से सालाना आय व्यय का ब्यौरा करवाकर रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी के सामने रखना पड़ता है। कोई खेल संगठन भी हो, मैं खेल संगठन से जुड़ा हूं, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं मैं, विनम्रता से। हमें हर साल हिसाब पेश करना पड़ता है। सर, इनकम टैक्स आम आदमी को बड़ा जल्दी नोटिस भेज देता है, फंसा देता है, जीवन नरक कर देता है। क्या आरएसएस को भी जाता है? मैं थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहा हूं। किसको जाएगा? किसी काल्पनिक पात्र को जाएगा क्या? भाई संस्था ही नहीं है, पंजीयन ही नहीं है, बैंक खाते उनके न जाने कौन कौन सी संस्थाओं के व्यक्तियों के नाम से होंगे। कल सर जो वो शताब्दी एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे, उसमें लगभग 2-2.5 हजार रुपया का टिकट होता है कानपुर से दिल्ली का, तो वो किसने करवाया होगा? सर सवाल तो बनेंगे, लोग पूछेंगे, आज नहीं तो कल पूछेंगे। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, ये जो इस तरह की गतिविधियां चलाने वाले संगठन होते हैं, इनके इतने सारे ऑक्टोपस जैसे हाथ हैं, ऑक्टोपस के तो 8 ही होते हैं, इनके तो अनगिनत हैं।
वो कारवां मैगजीन खुलासा कर चुका है कि संघ के कितने आनुषंगिक संगठन हैं, 100 125 से ज्यादा चेहरे हैं उनके। तो टिकट तो किसी ने भी, किसी भी दीनदयाल वार्ड वाले कार्यकर्ता ने टिकट बनवा दिया होगा, क्या फर्क पड़ता है? कौन 2,500 रुपए का हिसाब पूछेगा उससे? टेंट तंबू लगाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, अभ्यास वर्ग होते हैं इनके। राहुल गांधी का पूरा खर्चा भाजपा को पता रहता है और आरएसएस प्रमुख का नहीं पता लगेगा? आपने तो बताया है, मैं तो आपका वीडियो देखता हूं कि आपने एक एक पुर्जा जोड़ा है, उसमें मोदी जी की यात्रा का जोड़ा है, फिर राहुल गांधी का। तो सर इनका नहीं जोड़ता है आरएसएस का? भाई जय श्रेणी की सुरक्षा है, दर्जनों वाहन आगे पीछे चलते हैं, खर्चा तो होता होगा। ये इसी को मांगने के लिए तो प्रियंक खड़गे कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करा लो, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा आपको अपने बैंक खाते का विवरण भी देना पड़ेगा। रजिस्टर्ड संस्था का एक बैंक खाता होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगती है, उसके बिना अकाउंट नहीं खुलता। मैं ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं, मुझे मालूम है। उसमें 3 पदाधिकारियों के दस्तखत होते हैं। हमारी राज्य इकाई है, उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं। उसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, उसका खाता का पूरा विवरण रखना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है कि कहां से कितना अनुदान मिल रहा, कितना खर्च हुआ, किस टूर्नामेंट पर कितना खर्च हुआ, कितना योनेक्स ने शटल दी हमको, और कितना किसी यूनिवर्सिटी ने खर्चा दिया। जैसे लंदन में कोई बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें योनेक्स ने शटल दिए हैं, सह प्रायोजक है। सर वो बड़े लोगों का जिक्र मत करो, हमें सर बेचैनी होने लगती है, हमें घबराहट हो जाती है। जिंदल लॉ, बड़े लोगों का जिक्र मत करो, उसमें सब चीफ जस्टिस हैं, वो 4000 ईवीएम जल गई उनके चक्कर में। सर आपने नाम ले लिया, मैंने तो नाम भी नहीं लिया। कर लिया उन्होंने, ईवीएम ने आत्मदाह कर लिया। हाँ, जौहर कर लिया, आज सती हो गई वो घबरा के कि हम लोग कहेंगे तुम बेईमाना करते हो, तुम बेईमाना करते हो। वो शर्म से उन्होंने आत्मदाह कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, उनके चीरहरण की नौबत आती, उससे पहले ईवीएम ने अपने आप को स्वाहा कर लिया, जौहर कर लिया उन्होंने। अब आते हैं विषय पर फिर से वापस। राहुल गांधी ने जो महत्वपूर्ण 3 बातें कही उन पर आ रहे हैं। नंबर 1, कांग्रेस सिर कटा देगी, झुकेगी नहीं। नंबर 2, आरएसएस से लड़ाई लड़नी है और सीधी लड़ाई के लिए हम तो तैयार हैं। फिर उन्होंने सहयोगी दलों की बात की। उन्होंने कहा कि इस कमरे में बैठे हुए बहुत से लोगों को यह गलतफहमी है कि वे आसानी से चुनाव जीत लेंगे। फिर उन्होंने ममता जी की तरफ देखते हुए कहा होगा, चूंकि इस वीडियो में चेहरा नहीं है, उन्होंने कहा इसीलिए नहीं रखा गया, शायद इसीलिए नहीं रखा कि बाद में लोग काट पीट के इसे चलाएंगे। उन्होंने कहा, मेरे टीएमसी में कई दोस्त हैं, वे मानते थे कि बंगाल में भी वे चुनाव जीत रहे हैं। मैं उन्हें बार बार कहता रहा, तुम सपनों की दुनिया में रहते हो। मैंने गुजरात में देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है, छत्तीसगढ़ में देखा है, हरियाणा और महाराष्ट्र में देखा है, फिर भी आप में कई अभी भी आश्वस्त नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप इस सिस्टम में जो कुछ हो चुका है उसके चलते चुनाव नहीं जीत सकते। और उन्होंने साफ कहा है कि आगे भी आसान नहीं है, कृपया समझिए। हमने 2024 का चुनाव जीता था, हमने हारा नहीं था। फिर अब आए वे एक और जरूरी मुद्दे पर, जिस पर हम पहले बात कर चुके। आप पूछते हैं कि नीतीश जी क्यों चले गए? वह मेरी वजह से नहीं, कांग्रेस की वजह से नहीं गए। और मैं आपको बताता हूं, निकट भविष्य में भी कुछ और औजार भी काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस भारतीय राज्य पर अपनी पकड़ और मजबूत कर रहे हैं। ये इतनी गंभीर चेतावनी है। एक तो उन्होंने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार उनकी वजह से नहीं गए, कांग्रेस की वजह से नहीं गए, संजय झा कह ही चुके हैं। और अगली जो चेतावनी दी है कि निकट भविष्य में कुछ और औजार काम करना बंद कर देंगे। औजारों से उनका आशय यह है कि जो व्यवस्था में, तंत्र में शामिल चीजें हैं, जिनकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र की रक्षा करना, निष्पक्ष चुनाव कराना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, दल बदल रोकना, तमाम सारी ऐसी एजेंसियां हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कुछ और औजार भी काम करना बंद कर देंगे। आशा ये है कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो नहीं करेंगे, उसके उलट जैसे चुनाव आयोग ने मीनाक्षी के मामले में किया या सुप्रीम कोर्ट ने किया, वैसा और भी बढ़ जाएगा। तब आप कैसे चुनाव जीतेंगे? उन्होंने अंत में ये कहा कि हम
प्रतिरोध करते हैं वहां काम करता है। आप विरोध कीजिए, रेसिस्टेंस वर्क्स। हर पैराग्राफ के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि प्रतिरोध काम करता है, उसके नतीजे अच्छे मिलते हैं। मैं 4000 किलोमीटर पैदल चला, आपने अपनी आंखों से, मैंने अपनी आंखों से देखा, और उसके बाद आपको न किसी खुफिया एजेंसी की जरूरत है, न नौकरशाही की जरूरत है, आपको सिर्फ विरोध करने की जरूरत है। मैं प्रतिरोध करूंगा, मैं अन्याय नहीं होने दूंगा, बस बात खत्म, दैट्स इट। वे विपक्ष से और लोगों से यह मांग कर रहे हैं कि आप सिर्फ गलत को गलत कहना शुरू करिए, गलत का विरोध कीजिए, प्रतिरोध कीजिए, इसके बाद सिस्टम कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके बाद तो जनता खुद खड़ी हो जाएगी ना। जब जनता खुद खड़े होकर कहने लगेगी कि ये गलत है, जनता जब खड़े होकर पूछने लगेगी कि 1990 से आज तक जब से ईवीएम का प्रयोग शुरू हुआ है 100 ईवीएम भी कभी नहीं चली, ये 4000 ईवीएम अचानक एक साथ कैसे चल गई। जनता जिस दिन ये पूछने लगेगी कि रांची में और भोपाल में नामांकन पत्र भरने में दो भांति क्यों की गई है, ये भेदभाव क्यों किया गया है, उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता खुद चुनाव जिता देगी। उन्होंने कहा है, कृपया समझिए, भारत की जनता में इतना गुस्सा है कि अगला चुनाव पहले ही खत्म हो चुका है। समस्या आरएसएस द्वारा भारतीय राज्य के औजारों पर कब्जा है, यानी सिस्टम पर आरएसएस के लोगों द्वारा लागू तौर तरीकों का जो कब्जा है वो समस्या है। वरना 2029 का चुनाव उतनी समस्या नहीं है, अगली बार जनता खुद ही चुनाव जिता देगी। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप काम करें, साफ उन्होंने कहा। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए वे क्या कह रहे हैं, मैं अपनी हर आलोचना सुनने को तैयार हूं। मेरी नजर में किसी भी तरफ से कोई भी आलोचना मैं खुशी से झेलने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए धार्मिक कर्तव्य है, आध्यात्मिक कर्तव्य है, यह अब राजनीति नहीं रही। मैं वादा करता हूं इस समूह को जोड़ने और सफल बनाने के लिए जितना भी अपमान सहने पड़ेंगे मैं सहूंगा। आगे कैसे बढ़ें यह बहुत सरल है, हमें इस खास विचार को दूर करना होगा। फिर उन्होंने ममता दीदी, तेजस्वी, उद्धव जी, सबको एक बात और याद दिला दी। ममता दीदी 100% तो नहीं लेकिन 90% यकीन से कहती हैं कि चुनाव चुराया गया है। उद्धव जी 40% यकीन करते हैं, हमारे भाई तेजस्वी 40%। सुनिए, 100% यकीन रखिए, चुनाव चुराए जा रहे। राहुल गांधी कह रहे हैं ये असमंजस की जरूरत नहीं है कि हाँ हो सकता है चुनाव चुराए गए हो सकता है ईवीएम में गड़बड़ी हो। वे कह रहे हैं आपको 100% ये मानना पड़ेगा कि चुनाव चोरी हो रहे हैं, तभी इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया, उन्होंने अपना उदाहरण दिया, मेरे 1 करोड़ यूट्यूब फॉलोअर्स हैं लेकिन मेरा अकाउंट पूरी तरह दबाया जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं सोशल मीडिया निष्पक्ष और विपक्ष को सपोर्ट मिल रहा है तो भी आप दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। सारी बातें उन्होंने इस वक्त देश में जो कुछ चल रहा है उस सबका खाका खींच दिया। शिव कुमार जी, उन्होंने डीएमके की नाराजगी के लिए भी कहा कि मैं गारंटी लेता हूं, डीएमके की गारंटी ले सकता हूं कि भारत के विचार की रक्षा में हर कोई इस कमरे में खड़ा होगा। हमारे बीच झगड़े हैं, लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री को गले लगाऊं तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी उनसे राजनीतिक लड़ाई चल रही है। लेकिन हमें थोड़ा लचीला होना पड़ेगा और सबको एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। शिव कुमार, राहुल गांधी का ये भाषण राजनीति शास्त्र की किताबों में पढ़ाए जाने लायक है कि जब किसी देश में, हम भारत की बात नहीं कर रहे, दुनिया के किसी देश में अगर सत्ता इस तरह से मनमानी कर रही हो, तानाशाही कर रही हो, व्यवस्था के सारे अंगों को सत्ता ने अपना गुलाम बना रखा हो, तो प्रतिपक्ष के नेता को किस तरह बोलना चाहिए, किस तरह सबको साथ लेकर चलने की पहल करना चाहिए, किस तरह उसे ये जिम्मेदारी लेना चाहिए कि मैं सारी आलोचना सुनने को तैयार हूं, जहर पीने को तैयार हूं, सिर कटाने को तैयार हूं, लेकिन देश को बचाने के लिए आप सब मेहरबानी करके एक साथ आ जाइए। इससे बड़ी अपील और क्या हो सकती है। आज से पहले इंडिया गठबंधन के किस नेता ने ऐसा भाषण दिया है?
किसने ऐसी अपीलें की हैं, किसने अपनी तरफ से अपने त्याग की घोषणा की? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं इट वर्क्स। आप रेजिस्टेंस करें, प्रतिरोध करें, विरोध करें, ये काम करेगा। तो मुझे लगता है राहुल गांधी का ये भाषण भी काम करेगा। इट वर्क्स। जी। नहीं, आपने बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास किया है और हमने बीच में कुछ ऐसी बातचीत भी की जिससे दर्शकों को लगे कि हो क्या रहा है। सर, राहुल गांधी का ये भाषण, अभी आप कह रहे थे इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए, यहाँ तो इतिहास ही बिगाड़ा जा रहा है जानबूझकर। एक नई व्हाट्सएप इंडस्ट्री आई है, उसको कोई ये पता नहीं आपसे ये कह दे कि पहले तो आप पक्के संगी हैं, आप साबित करते रहिए, और एक दिन आप चिड़चिड़ा के कहेंगे हाँ मैं संगी हूं, अब बता तू क्या करेगा। ये चल रहा है इस देश में, बिल्कुल सही। और इसके सब चपेट में आ जाते हैं और एक नया ग्रुप निकल के आ जाता है। जैसे ही कोई, जैसे आज आपके ही जो विधानसभा सचिव हैं जिन्होंने पर्चा खारिज किया, कोई उनका संघ का लिंक ला रहा है निकाल के। अरे भैया, कुछ मत निकालो, जब अनिल मसीह का कुछ नहीं बिगड़ा तो किसी भी संघ से हो, क्या किसी भी फायदा पार्टी, निकाल? कुछ निकालो मत, रिश्ता साफ दिख रहा है। सर, 3 व्यक्ति जा रहे थे, एक नेत्रहीन था, एक सुन नहीं सकता था, एक विकलांग था, उसके पांव नहीं थे, और एक लूला था, उसके हाथ पांव नहीं थे। 4 दोस्त चले जा रहे थे। तो सबसे पहले जिसके सुन नहीं सकता था उसने कहा, साफ सुनाई दे रहा डाकू दल का शोर। किसे सुनाई दे रहा? जो सुन नहीं सकता था। सुन नहीं सकता। कसम अंधे ने खाई, वो देखो 12 डाकू दे रहे दिखाई। अंधे ने कसम खा के कहा कि मुझे वो 12 डाकू दिखाई दे रहे हैं। लंगड़ा बोला, वो कैसे खामोश रहता? लंगड़ा बोला, आने दो, भाग चलेंगे। लंगड़े ने बड़ी ताकत से कहा, आने दो, भाग चलेंगे। और लूला बोला, जिसके हाथ नहीं थे, क्यों घबराते हो, 2-2 हाथ करेंगे। जब इस तरीके की प्रवृत्ति हो और इस तरीके का माहौल देश में बन गया हो तो क्या करोगे सर? बिल्कुल। ये मैं एक मजाकिया लोकोक्ति से ये देश का चरित्र चित्रण कर रहा हूं। इस पोजीशन में देश चल रहा है, आप कोई बात नहीं जुटला सकते हो। हमारे दर्शक जी जी, सर। अब बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे दर्शक शिव कुमार और हमारी बातचीत के बीच में कई तरह की लोकोक्तियां, कहावतें, नीति कथाएं, लोक कथाएं, ये सब भी सुनते रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि लोक जीवन में परंपरा से, हमारी विरासत से चली आ रही जो कथाएं हैं, जिनमें कहीं ना कहीं संदेश छुपा होता है। इसलिए हमने पिछले दिनों वो गधे और पिता पुत्र की कहानी सुनाई थी। आज शिव कुमार जी ने 4 ऐसे लोगों की कथा सुनाई है जिनमें खुद में जिस जिस चीज की दिव्यांगता थी उसी को बढ़ चढ़ कर बता रहा था। एक तरह से पूरे समाज का खाका खींच दिया इस नीति कथा ने, इस लोक कथा ने। इसमें यह संदेश छुपा है कि इस वक्त हमारे समाज में जिसका जो काम है उसे ही नहीं कर रहा, और न करते हुए जिसकी पात्रता उसको नहीं है, जिसकी योग्यता क्षमता उसके पास नहीं है, उसे साबित करने में लगा है, उसकी डींग हाँक रहा है। इसलिए वो जो 4 दोस्त थे वे कहीं नहीं पहुंचेंगे। वो जो डाकुओं का दल आ रहा था वो सचमुच में उन्हें लूट लेगा। जिस तरह इस वक्त लोकतंत्र को, संविधान को लूटने के लिए एक दल बढ़ा चला आ रहा है, वो कौन है अब न उसका नाम लेने की जरूरत है, न उसकी संख्या बताने की जरूरत है, न उसके औजार हथियार बताने की जरूरत। सब कुछ राहुल गांधी ने बता दिया है कि कौन है, कहां से आ रहा है और उसका इरादा क्या है। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला कैसे लुटा। तो काफिला लुट चुका है, कैसे लुटा तो अतीत की बात हो गई, और रोज लुट रहा है। लेकिन ये सवाल पूछना जब तक आप शुरू नहीं करेंगे कि देश के लोकतंत्र का, संविधान का, देश के सुख चैन का, देश की माली हालत का, देश के स्वाभिमान का काफिला कैसे लुटा, इन लुटेरों के सरदार से अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो ये लूट जारी रहेगी।
राहुल गांधी तो हरकारा बन के सिर्फ चेता सकते हैं, सुविक कर रहे हैं। उनका ये भाषण अगर हमारे दर्शकों ने न सुना हो, हमने संक्षेप में उसकी व्याख्या की है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही उकेरा है। आप पूरा भाषण जरूर सुने, हिंदी में उसका ट्रांसक्रिप्ट भी मौजूद है फेसबुक ट्विटर पर, उसे जाकर पढ़ें और फिर सोचें कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं क्या वो सिर्फ कांग्रेस के हित की बात है, क्या वो सिर्फ एक राजनीतिक बयान है, क्या वो सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए विपक्ष के किसी नेता की हताशा की अभिव्यक्ति है, या सचमुच में वो देश की चिंता को रेखांकित करने वाले शब्द हैं और बयान है। जी अब सर कुछ कहने को बचा नहीं है, और इसी के साथ दर्शकों के हवाले करते हैं ये खबर कि हमें बताएं कि इसमें राहुल की कही गई बात से आप कितना सहमत हैं। आपका सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।